हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का मीनिंग तो सबको पता है, डुप्लीकेशन। किसका डुप्लीकेशन? डीएनए का। कि जिस प्रोसेस से डीएनए खुद की कॉपी बनाता है। अभी डीएनए रेप्लिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें पता है कि सेल में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उन केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए सेल को चाहिए कैटलिस्ट, और उन कैटलिस्ट को हम कहते हैं एंजाइम्स। हमें ये पता है कि ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स किससे बने होते हैं? एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, एंड वी नो दैट अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय codon, and these codons are present on what? mRNA, and this mRNA synthesized from what? DNA। तो इसका मतलब जितनी डीएनए की कॉपी सेल में ज्यादा होगी उतने मल्टीपल टाइम्स ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी। जितनी सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी उतनी वो सेल एक्टिव होगी। तो इसीलिए किसी भी सेल को एक्टिव होने के लिए उस सेल में डीएनए की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस होनी चाहिए, और ये मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस होने की प्रोसेस मतलब डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ डिफरेंट पॉइंट्स से, डिफरेंट स्टेप्स से, वो पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो डीएनए है, इस डीएनए का बेसिक यूनिट क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, जो 3 कंपोनेंट से बना होता है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड। तो सबसे पहली जो स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन की, वो है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए में कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स है? तो उसका आंसर है 4। न्यूक्लियोटाइड्स को हम नाम देते हैं उसमें जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है उसी से। अब डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेसेस है, ये हमें पता है। 4 नाइट्रोजन बेसेस कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। ये 4 बेसेस डीएनए में प्रेजेंट है। अब ये चारों बेसेस अगर हम देखें, हाँ, दूसरा क्राइटेरिया केमिकल कंपोजिशन में हमने देखा कि जो डीएनए है उसमें शुगर राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है, तो डीएनए में शुगर है डीऑक्सीराइबोज। तो इसीलिए हर एक नाइट्रोजन बेस के इनिशियली हमने ये डी लिखा क्योंकि उसमें डीऑक्सीराइबोज है। अगर इसके आगे डी नहीं है और सिर्फ ए है तो इसका मतलब समझ लेना कि ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड के इनिशियल में अगर डी है तो समझ लेना ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स में कार्बन नंबर 5 पे हमने देखा था कि कौन सा ग्रुप है? फॉस्फेट ग्रुप। कितना? एक सिंगल फॉस्फेट वहां पे होता है, और इसीलिए ये जितनी भी न्यूक्लियोटाइड्स है, वो एडेनिन का हो, ग्वानिन का, थायमिन का या फिर साइटोसिन का, सभी के लास्ट में ये क्या लिखा मैंने? एमपी, मतलब मोनोफॉस्फेट। अगर न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ एक ही फॉस्फेट है तो इसका मतलब वो न्यूक्लियोटाइड वहां पे इनएक्टिव होगा। वो न्यूक्लियोटाइड इनएक्टिव है मतलब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट होगा। तो उसके लिए ये जो सभी जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स जो कि मोनोफॉस्फेट फॉर्म में प्रेजेंट है, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिव होते हैं, और इनके एक्टिवेशन के लिए डीएनए रेप्लिकेशन का सबसे पहला एंजाइम जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, और उस एंजाइम का नाम है एंजाइम इज फॉस्फोराइलेज। अब ये फॉस्फोराइलेज, इसे जो नाम दिया जाता है क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करता है किससे? तो एटीपी से। एटीपी हमें पता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के पास 3 फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये फॉस्फोराइलेज क्या करता है? ये एटीपी के बाद वो जो 3 फॉस्फेट है उसमें से लास्ट के 2 फॉस्फेट ये ट्रांसफर करता है। फॉस्फोराइलेज का एक ही काम है, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करना। कहां से? एटीपी से। किसके पास?
इन मोनोफॉस्फेट के पास, ये सब न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट है, मतलब हर एक के पास एक फॉस्फेट है। ये अगर यहाँ से 2 फॉस्फेट गेन कर लेते हैं, हर एक के लिए अलग अलग एटीपी यूज होगा, हर एक के लिए अलग अलग फॉस्फोराइलेशन एंजाइम यूज होगा। तो ये जो मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स थे, इनका कन्वर्जन हो गया ट्राइफॉस्फेट्स फॉर्म में। ये DGTP, ये DTTP और ये DCTP। सिर्फ एक ही स्टेप यहाँ पर हुई कि जो मोनोफॉस्फेट्स है इनका कन्वर्जन ट्राइफॉस्फेट में हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिव हो गए। इसके लिए एंजाइम कौन सा बताया मैंने? एंजाइम का नाम है फॉस्फोराइलेस। अब इसके बाद और एक क्राइटेरिया जो रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट है, और वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये ओरिजिन क्या है? ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। जनरली इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ORI से। ORI मतलब ये ओरिजिन, मतलब डीएनए में ये ऐसे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन के कंसर्न में एक क्राइटेरिया जो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि जो 2 टाइप की जो सेल्स है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, उनमें से जो प्रोकैरियोटिक सेल है मतलब बैक्टीरियाज, इन बैक्टीरियाज में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही होता है। बैक्टीरियल जीनोम इज स्मॉल वन, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर और हैप्लॉइड जीनोम बैक्टीरिया में होता है, तो सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वहां पे होता है। बट एज पर एज कंसर्न विद यूकैरियोट व्हिच इज हैविंग अ कॉम्प्लेक्स जीनोम डिप्लॉयड इन नेचर, तो जितनी भी यूकैरियोट्स है, तो वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, यूकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मेनी होता है, सेवर है। मतलब एक ही डीएनए में ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स से ये डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। ये हो गया क्राइटेरिया रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तीसरी स्टेप जो है दैट इज द ओपनिंग ऑफ डीएनए। हमें ये पता है कि मतलब प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि जो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स है, वो दोनों स्ट्रैंड्स ऐसे सुपर कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि ओपनिंग डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए ये डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड्स है ये एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों स्ट्रैंड्स है, दोनों स्ट्रैंड बिल्कुल कॉइल्ड है, ये दोनों स्ट्रैंड अगर एक दूसरे से सेपरेट हो गए तो मतलब हम कह सकते हैं कि डीएनए की वहां पे ओपनिंग होगी। अब इस ओपनिंग में भी कुछ एंजाइम्स है। पूरी डीएनए रेप्लिकेशन में जितने भी एंजाइम्स है, हर एक एंजाइम का रोल आपको इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में नीट में डीएनए रेप्लिकेशन पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो एंजाइमेटिक रोल्स पे होता है। तो ये जो ओपनिंग ऑफ डीएनए है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है और इस एंजाइम का नाम है हेलिकेस। ये हेलिकेस जो है इसका रूल क्या है? देखो, इट कॉजेस द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अनवाइंडिंग मतलब जो डीएनए के स्ट्रैंड कॉइल थे उनको सेपरेट कर देना। तो हाँ, उसके लिए उसके एक्शन क्या है? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए बाय ब्रेकिंग। तो उसके लिए वो क्या ब्रेक करता है? तो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स के बीच में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने देखा कि ये दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इन दोनों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बीच में ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हेलिकेस क्या करता है? यहां से जैसे वो आगे फॉरवर्ड प्रोसीड होगा वैसे वैसे वो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये जो डीएनए है ये अनवाइंड हो गया, जिसकी वजह से ये कंडीशन। तो अनवाइंडिंग होने की वजह से जो सुपर कॉइल डीएनए था ये यहाँ पे इन्वर्टेड वाई शेप में दिखाई देता है, और ये इन्वर्टेड वाई शेप जो स्ट्रक्चर है, इस इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर को जनरली कहा जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। ये हो गया रेप्लिकेशन फोर्क। तो हेलिकेस का रोल सबको समझ में आ गया।
हाँ, हेलिकेज के साथ इसी ओपनिंग ऑफ डीएनए में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है एसएसबीपी। तो सबसे पहले एसएसबीपी क्या है? दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। अब देखो, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है कि सिंगल स्ट्रैंडेड है? दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए ना, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब इस प्रोटीन में एबिलिटी होती है टू बाइंड द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहां पे हाँ देखो, सपोज ये बेसिस मैंने लिखा यहाँ पे ATGC, TACG। डीएनए में दो फीचर्स होते हैं, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, तो जिसकी वजह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या हो गया? सिंगल स्ट्रैंडेड। ये प्रोसेस है डीनेचुरेशन। लेकिन डीएनए में इसके अलावा और एक प्रॉपर्टी होती है रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन मतलब जो डीनेचर डीएनए है, जिसके स्ट्रैंड्स अभी फिलहाल सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है, वो फिर से पेयर हो सकते हैं। और वो बेसिस अगर फिर से पेयर हो गए, देखो यहाँ पे ये एटी ने दोनों ने एक दूसरे को अगर रिकॉग्नाइज कर दिया, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर हो जाएगा, जिससे कि ये सब्सिक्वेंट जो बेसिस है उनमें फिर से पेयरिंग हो जाएगी, जिससे कि डीएनए वहां पे फिर से कॉइल्ड हो जाएगा। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये डीएनए के स्ट्रैंड्स कभी भी पेयर्ड फिर से नहीं होने चाहिए। तो उनकी जो रिवाइंडिंग है, वो रिवाइंडिंग प्रिवेंट करना ये एसएसबीपी का रोल है। तो रोल क्या हो गया उसका? एसएसबीपी प्रिवेंट द रिवाइंडिंग। तो ओपनिंग ऑफ डीएनए में दो एंजाइम्स के रोल मैंने बताया, एक हेलिकेज, एक एसएसबीपी। हेलिकेज ने क्या किया? अनवाइंडिंग की। अनवाइंडिंग के लिए वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को उसने ब्रेक कर दिया, जिससे कि डीएनए अनवाइंड हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। लेकिन ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही रहना चाहिए, जिसके लिए ये एसएसबीपी, देखो ये एसएसबीपी बाइंड हो गया। यहाँ पे ये जो दिखा है ना मैंने, ये एसएसबीपी है। अब ये एसएसबीपी अगर वहां पे बाइंड हो गया, तो इससे क्या होगा? ये ए जो है ये टी को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, टी ए को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, जिससे कि इन दोनों बेसिस के बीच में फिर से बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। अगर बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा तो उनका रीनेचुरेशन नहीं होगा। ये रोल एसएसबीपी का। अब डीएनए के सिंथेसिस में और कुछ एंजाइम्स है, उन एंजाइम्स का रोल हमें यहां पे देखना। तो देखो यहां पे जो डीएनए था वो पहले तो सुपर कॉइल फॉर्म में था, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि डीएनए के स्ट्रैंड से एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल है मतलब वहां पे ये जो स्ट्रैंड है उसका एक एंड अगर 5 प्राइम है तो उसका दूसरा एंड होगा 3 प्राइम। सिमिलरली ये एंड 3 प्राइम है तो ये क्या होगा? 5 प्राइम। अभी पिछली ही स्टेज में हमने क्या लिखा कि जो रेप्लिकेशन से पहले हेलिकेज वहां पे अनवाइंडिंग करता है, तो यही जो डीएनए है देखो यहाँ पे इस टाइप में ये हमें स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर है। इस इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था यहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क। ये किसकी वजह से फॉर्म हो गया? हेलिकेज की वजह से। अब डीएनए तो अनवाइंड हो गया। अनवाइंड होने के बाद ये डीएनए के दो सिंगल स्ट्रैंड्स हैं, इनमें देखो जो दो स्ट्रैंड्स है उनको लेबल कैसे किया हमने? जिस डायरेक्शन से इनकी अनवाइंडिंग होती है उस डायरेक्शन से इनको रीड किया जाए। अब ये वाला स्ट्रैंड देखो, ये एंड है 3 प्राइम तो ऑब्वियसली उसका अपोजिट एंड 5 प्राइम होगा। ये एक 3 प्राइम है तो ऑब्वियसली ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा। अब इसमें ये जो डीएनए है, इस डीएनए में ये जो दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो भी फॉर्म हुए, उनमें से ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है उसे कहा जाता है लीडिंग टेम्पलेट, और उसके बिल्कुल अपोजिट जो है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है, उसे कहा जाता है और एक टेम्पलेट, दैट इज द
लैगिंग टेम्पलेट। ये जो टेम्पलेट है, इन्हीं टेम्पलेट से आगे जाके डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, वो सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो डीएनए सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, देखो एंजाइम का नाम है आरएनए प्राइमेस। अब ये आरएनए प्राइमेस क्या करता है? ये आरएनए प्राइमेस प्रोड्यूस करते हैं आरएनए प्राइमर्स, मतलब वो आरएनए के बेसिस फॉर्म करते हैं, और उन आरएनए के बेसिस को क्या, प्राइमर का रोल क्या होता है, इनिशिएटर, मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है वो आरएनए प्राइमर। अब ये आरएनए प्राइमर क्या करते हैं? दिस आरएनए प्राइमर्स जनरली अट्रैक्ट्स ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में पहले पूरे मतलब स्प्रेड होते हैं, उन सभी न्यूक्लियोटाइड्स को एक जगह पे अट्रैक्ट करना। यहाँ पे कौन से एंड पे, 3 प्राइम एंड पे, कौन से टेम्पलेट का, लीडिंग टेम्पलेट का, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो ये प्राइमर भी वहीं पे बाइंड होता है। प्राइमर बाइंड कहाँ पे होगा, ये ध्यान में रखना है आपको। प्राइमर बाइंड होगा 3 प्राइम एंड पे, और प्राइमर का जो एंड होता है, एक एंड 5 प्राइम। देखो ये इतना जो फ्रैगमेंट दिखा है मैंने, ये प्राइमर है। प्राइमर कौन से टेम्पलेट को बाइंड हुआ, लीडिंग टेम्पलेट। लीडिंग टेम्पलेट का ये एंड अगर 3 प्राइम है तो ऑब्वियसली प्राइमर उसका अपोजिट होगा, मतलब ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। प्राइमर ने जस्ट डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी। प्राइमर की वजह से यहाँ पे जितनी भी नाइट्रोजन बेसेस है वो सब यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए। अब इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन का सबसे मेन एंजाइम, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, इस डीएनए पॉलीमरेज का रोल क्या है? दिस डीएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। नया डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म करना, ये उसका रोल है। अब ये न्यू डीएनए कैसे फॉर्म करेगा? यहाँ पे अब मान लीजिए ये लीडिंग टेम्पलेट है। लीडिंग टेम्पलेट का जो सीक्वेंस है ये ए टी जी सी टी ए, ठीक है ना। ये प्राइमर था, ये प्राइमर बाइंड हो गया। प्राइमर की वजह से क्या हो गया, सब न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए। अब इसके बाद ये हो गया अपना डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस टेम्पलेट से ऐसे रीड करेगा। इस टेम्पलेट पे अगर एडेनिन है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करेगा, यहाँ पे टी टी ए सी जी जी सी टी ए टी, ये बेस पेयरिंग सबको पता है। अब ये एक एक बेस यहां से पेयर होने की वजह से क्या हो गया, एक पूरा डीएनए का स्ट्रैंड वहां पे फॉर्म हो गया। ये डीएनए स्ट्रैंड कौन से टेम्पलेट से बना, लीडिंग टेम्पलेट से। लीडिंग टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या थी, 3 प्राइम। अब ये जो लीडिंग टेम्पलेट से जो स्ट्रैंड वहां पे फॉर्म होता है, उस स्ट्रैंड को कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि वो बनता है लीडिंग टेम्पलेट से। तो लीडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कोई भी डीएनए, नया डीएनए अगर रेप्लिकेशन में फॉर्म होता है तो वो इसी डायरेक्शन से। देखो ये एंड उसका 5 प्राइम एंड था, तो अभी से ये एंड क्या होगा, 3 प्राइम होगा। अब इसके बाद ये जो लैगिंग टेम्पलेट है, ये लैगिंग टेम्पलेट पे भी आरएनए प्राइमर आएगा। आरएनए प्राइमर क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करेगा, और आरएनए प्राइमर के बाद कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे भी वही, मतलब जो भी सीक्वेंसेस यहाँ पे है उनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस यहाँ पे पेयर करना। लेकिन जब डीएनए पॉलीमरेज लैगिंग टेम्पलेट से स्ट्रैंड प्रोड्यूस करता है तो वो जो स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यू होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जब डीएनए पॉलीमरेज लीडिंग टेम्पलेट को रीड करता है तो उसकी रन होने की डायरेक्शन कहाँ पे है, टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन पोर्ट। अब वो जब लैगिंग टेम्पलेट को रीड करता है तो वो इस डायरेक्शन से मूव रहा है, मतलब वो बिल्कुल रेप्लिकेशन पोर्ट के अपोजिट डायरेक्शन में रन होता है, जिससे कि उसकी इफिशियंसी कम होती है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कंटिन्यूअसली फॉर्म नहीं होते। अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ तो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है वो डिसकंटिन्यू होता है, और ये जो डिसकंटिन्यू फ्रैगमेंट्स है, इन डिसकंटिन्यूस फ्रैगमेंट्स को जनरली कहा जाता है ओकाज़की फ्रैगमेंट्स।
ये ओकाज़की फ्रैगमेंट्स फॉर्म हो गए। अब इसके बाद वहां पे रेप्लिकेशन में और एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होगा, दैट इज डीएनए लाइगेज। तो बच्चों हमने बायोटेक्नोलॉजी में नंबर ऑफ टाइम्स इस एंजाइम का रोल डिस्कस किया। डीएनए लाइगेज को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। ये मॉलिक्यूलर ग्लू है, मतलब इसका रोल क्या होता है, ये जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है इनमें जो गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को सील करना। डीएनए के गैप को सील करना मतलब डीएनए के जो बेसिक यूनिट्स है न्यूक्लियोटाइड्स, और उन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करना, जिससे कि डीएनए का जो स्ट्रैंड जो डिसकंटिन्यू था अब वो कंटिन्यू हो गया। अब कंटिन्यू होने के बाद उसी स्ट्रैंड को अब हम क्या कह सकते हैं, नाउ इट इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। ये हो गया लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड क्यों, क्योंकि वो लैगिंग टेम्पलेट से बना है। तो लैगिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये लैगिंग टेम्पलेट था, लैगिंग टेम्पलेट का ये एंड अगर 5 प्राइम है तो ऑब्वियसली लैगिंग स्ट्रैंड का ये एंड कौन सा होगा, 3 प्राइम, तो ये क्या होगा 5 प्राइम, और वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ। तो लैगिंग स्ट्रैंड की भी सिंथेसिस की डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो 2 डॉटर डीएनए यहाँ पे फॉर्म हो गए। एक था लीडिंग स्ट्रैंड, कौन से डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हुआ, और दूसरा है लैगिंग स्ट्रैंड जो डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म हुआ। अब ये दोनों डॉटर डीएनए फॉर्म होने के बाद वहां पे एंजाइम में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इस डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का रोल क्या है, इसको रिमूव करना, आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर का रोल क्या है, आरएनए प्राइमर का रोल ये है कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना। अब आरएनए प्राइमर ही निकल गया तो वो पेयरिंग अब होगी ही नहीं। अब इसके बाद आएगा एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। एंडोन्यूक्लियस का रोल क्या है, जहां तक रेप्लिकेशन हुआ है वहां से डीएनए को कट करना, और कट करने के बाद ये डॉटर डीएनए, ये न्यू डीएनए, मतलब ये पेरेंटल डीएनए, ये न्यू डीएनए, ये पेरेंटल, ये न्यू, ये दोनों डीएनए एक दूसरे के अराउंड कॉइल हो गए। अब जिससे कि डीएनए की हमारे पास एक ही कॉपी थी, अब 2 कॉपीज वहां पे प्रोड्यूस हो गई, मतलब ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो बच्चों अब ये जो प्रोसेस हमने डिस्कस की रेप्लिकेशन की, वो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब इसे सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा जाता है, ये जो वर्ड यहाँ पे कंजर्वेटिव, मतलब ये कुछ ओल्ड पार्ट से रिलेटेड है। सेमी मतलब वो भी हाफ, मतलब क्या है देखो, अब मान लीजिए यहाँ पे ये पेरेंटल डीएनए है, मतलब जिस डीएनए का रेप्लिकेशन होने वाला है। अब इस डीएनए से जब रेप्लिकेशन इसका होगा तो यहाँ पे ये जो पेरेंटल डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स थे, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने के बाद इससे एक डॉटर स्ट्रैंड, इससे एक डॉटर स्ट्रैंड फॉर्म होगा। अब रेप्लिकेशन हो गया, मतलब 2 डॉटर डीएनए तो फॉर्म हो गए। अब इनमें ये जो था ये पेरेंटल था, ये पेरेंटल था, मतलब ये हो गया ओल्ड स्ट्रैंड और ये हो गया न्यू स्ट्रैंड। सिमिलरली ये ओल्ड स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड। बस जितनी भी बार ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी, हर बार जितने भी डीएनए फॉर्म होते हैं उनमें से 50% स्ट्रैंड्स ओल्ड होते हैं और 50% स्ट्रैंड्स न्यू होते हैं। इसीलिए ओल्ड और न्यू का ये मिक्सचर है, तो इसीलिए इस रेप्लिकेशन प्रोसेस को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। और ये जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, ये रेप्लिकेशन प्रोसेस उसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, that experimental proof was given by Michelson and Staher। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके वो प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स होता है। उसके लिए उन्होंने एक बैक्टीरिया यूज किया, वो है ई कोलाई, प्लस वहां पे उन्होंने नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज किया था। कौन सा आइसोटोप, N15, मतलब ये हो गया हेवी आइसोटोप, किसका, नाइट्रोजन का। जनरली जितनी भी लिविंग सेल्स है, उन लिविंग सेल्स में नाइट्रोजन जो होता है वो N14 मतलब ये लाइट, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन कौन सा यूज किया, N15। तो जस्ट एक प्रोसेस रेप्लिकेशन कैसे होता है, उन्होंने क्या किया,
एक ओरिजिनल डीएनए लिया, उस ओरिजिनल डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड्स थे वो दोनों स्ट्रैंड्स कैसे थे, N15 थे। अब इस N15 डीएनए को, मतलब ये कौन से बैक्टीरिया के कंसेंट में स्टडी किया उन्होंने, ई कोलाई। ये ई कोलाई का डीएनए था। अब हमने इसके पहले ये देखा है कि ई कोलाई का जनरेशन टाइम है 20 मिनट्स, रेप्लिकेशन। ई कोलाई डीएनए को रेप्लिकेट होने के लिए 20 मिनट्स चाहिए। तो इसी डीएनए को उन्होंने 20 मिनट्स तक एक ऐसे मीडियम में रखा, उस मीडियम में नाइट्रोजन जो था वो कौन सा था, N14। ओरिजिनल डीएनए में नाइट्रोजन कौन सा था, N15। अब जो लिया वो कौन सा है, N14। तो इसके बाद जब रेप्लिकेशन प्रोसीड किया उन्होंने, तो यहाँ पे ये पेरेंटल डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, यहाँ पे ये डॉटर डीएनए देखो, ये न्यूली फॉर्म डीएनए। तो इसमें ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है N15, यहाँ पे भी ये क्या है, N15, और ये जो न्यूली फॉर्म जो डीएनए है ये N14 मतलब ये न्यू स्ट्रैंड हो गया, N15 मतलब ये ओल्ड स्ट्रैंड हो गया। ओल्ड और न्यू का मिक्सचर है, तो इसलिए हो गया सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये प्रोसेस मेसलसन और स्टाहल ने स्टडी की, कौन से बैक्टीरिया में, ई कोलाई में। इसके रिलेटेड और एक साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है, और वो है टेलर। इन्होंने भी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन स्टडी किया। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ व्हाट, डीएनए एंड क्रोमोसोम। ये डिफरेंस ध्यान में रखो। मेसलसन स्टाहल ने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन स्टडी किया था डीएनए का, टेलर ने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन स्टडी किया डीएनए का और क्रोमोसोम का। दूसरा डिफरेंस ये है कि मेसलसन स्टाहल ने नाइट्रोजन कौन सा यूज किया था, N15, मतलब उसका हेवी आइसोटोप। टेलर ने जो नाइट्रोजन, मतलब यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट है उस एक प्लांट में, दैट इज द विकिया फैबा, इस प्लांट में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। बस अभी तक एक ही बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि टेलर ने एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट पे किया था। तो ये होगी प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। होप सो ये प्रोसेस आपको समझ में आएगी।